हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्स। मतलब आणविक अंतरा आणविक बल के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। तो आणविक बल क्या होता है? हम लोग बहुलक जानते हैं कि मोनोमर को जोड़ जोड़ कर बहुलक बनता है, पॉलीमर बनता है। मतलब बहुत सारे मोनोमर, पहला मोनोमर को दूसरा मोनोमर से, दूसरा मोनोमर को तीसरा मोनोमर से, तीसरा मोनोमर को चौथा मोनोमर, इस तरह से आपस में जोड़ते हैं। तो दो मोनोमर को जोड़ने के लिए जो बल की आवश्यकता पड़ेगी उसी को हम लोग बोलेंगे आणविक बल। तो वो बल मजबूत होगा कि कमजोर होगा, उस आधार पर बहुलक का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आणविक बल के आधार पर बहुलक चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। पहला नंबर में होता है प्रत्यास्था बहुलक, इलास्टोमर। दूसरा होता है फाइबर बहुलक, फाइबर्स। तीसरा होता है उष्मीय प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। और चौथा नंबर बहुलक होगा क्या? उष्मा दृढ़ बहुलक। इसका इंग्लिश होता है थर्मोसेटिंग। तो हम लोग कितने प्रकार के देखे बहुलक? तो आणविक बल के आधार पे चार प्रकार के, मतलब अणुओं के बीच लगने वाले, मोनोमर के कणों के बीच लगने वाला बल के आधार पर चार प्रकार के होता है। पहला नंबर इलास्टोमर, दूसरा फाइबर्स, तीसरा थर्मोप्लास्टिक और चौथा क्या देखे? थर्मोसेटिंग। अब इसका डिटेल करने जाए तो इलास्टोमर क्या होता है? प्रत्यास्था। तो प्रत्यास्था गुण क्या होता है पहले ये जान लीजिए। रबड़ आप लोग देखते होंगे, खींचते हैं तो वो खींचा जाता है, तो वही गुण को, जैसे ये रबड़ है, अब देखिए इसको हम लोग, इसका आकृति निश्चित नहीं है, इसको इस तरह से खींचेंगे तो देख रहे हैं खिंचा रहा है। तो यही खिंचाने की प्रक्रिया कहलाता है। खिंचाने की घटना जो इस तरह से खिंचा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी गुण क्या होता है? रबड़ को जब खींचते हैं तो वो फैलता है, तो वही फैलने की प्रॉपर्टी, फैलने का गुण कहलाता है इलास्टिसिटी। और हिंदी में बोलते हैं प्रत्यास्था। तो हम लोग क्या देखें? तो बोलिए कब खिंचाएगा? जब अणुओं के बीच कमजोर बल रहेगा। जब हम लोग कोई पदार्थ को खींचेंगे तो वो फैलेगा कब? जब उसके कण कमजोर बंधन से बंधा हुआ रहेगा। मजबूत बंधन से बंधा हुआ रहेगा तो उसको फैलने नहीं देगा। जैसे आपका चमड़ी यदि ये खिंचा रहा है तो ये कमजोर बल से, यदि यही मजबूत, आप शारीरिक वर्क करते हैं, फिजिकल सुबह शाम दौड़ते हैं, तो आपका ऊपर का त्वचा मजबूत रहेगा, उसको खिंचाने नहीं फैलेगा। तो वो क्या होता है? वो इलास्टिसिटी कम होता है। तो इसमें क्या होता है? इलास्टोमर में कमजोर अंतराणविक बल, मतलब मोनोमर कमजोर बल से जुड़ा हुआ रहता है। देखिए अब परिभाषा पर आते हैं हम लोग। वैसा बहुलक जिसके चेन में सबसे कमजोर अंतरा आणविक बल कार्य करता है। मतलब मोनोमर का जो चेन रहता है, चेन मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एक मोनोमर, दूसरा मोनोमर, तीसरा मोनोमर, चौथा मोनोमर, एक चेन में जब जुड़ा रहता है तो चेन में जो बल लग रहा है मोनोमर के बीच, उस सबसे कमजोर अंतरा आणविक बल काम करता है, जिसके कारण इसमें उच्च प्रत्यास्था पाया जाता है। इस प्रकार के बहुलक को हम लोग एमोर्फस बहुलक कहते हैं। एमोर्फस मतलब झूठा होता, मतलब ठोस नहीं रहना, तो उसको एमोर्फस मतलब उसका आकृति हम लोग खींच के चेंज कर सकते हैं, तो उस टाइप को हम लोग एमोर्फस बोला जाता है। तो बहुलक देख लिए। रबड़ हो गया, इसका एग्जांपल हो गया प्राकृतिक रबड़, ब्यूना यस रबड़, ब्यूना यन रबड़, सब रबड़ का प्रकार है। तो जितना भी टायर ट्यूब देखते होंगे, बड़ा बड़ा बाइक वगैरह या ट्रक वगैरह जो टायर रहता है वो रबड़ रहता है, तो उसमें वो इलास्टोमर कहलाया। वो किस बहुलक का उदाहरण हुआ? इलास्टोमर। वो क्या होता है? उसको फैलाया या दाब के उसको छोटा किया जा सकता है। तो इस टाइप का गुण को हम लोग इलास्टोमर। तो जिसमें क्या रहता है? चेन के बीच कमजोर। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पूरा कंप्लीट कंसेप्ट लेना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हम लोग फाइबर बहुलक।
तो इसमें मजबूत अंतराण्विक बल, फाइबर का आप लोग देखते होंगे बाल्टी वगैरह रहता है, टब वगैरह रहता है, नहाने के लिए जो बाल्टी आप लोग रखते हैं तो फाइबर का रहता है। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, प्लास्टिक का भी रहता है या फाइबर का भी रहता है। तो वैसा बहुलक जिसके लंबी रैखिक मतलब होता है सीधी चेन में मजबूत अंतराण्विक बल कार्य करता है। दोनों देखिए, इसमें कमजोर अंतराण्विक बल कार्य करता है, इसमें मजबूत अंतराण्विक बल कार्य करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाइबर। तो फाइबर और इलास्टोमर में थोड़ा सा का चेंजिंग है, इसमें कमजोर अंतराण्विक बल कार्य करता है, इसमें मजबूत अंतराण्विक बल कार्य करता है। तो ये क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन मतलब कठोर, जिसको चौड़ा नहीं किया जा सकता है, फैलाया नहीं जा सकता है, तो उस टाइप क्रिस्टलाइन होता है। इसका एग्जाम्पल नायलॉन 66 और पॉलिस्टर होता है। तो फाइबर का एग्जाम्पल नायलॉन 66 और पॉलिस्टर देखेंगे। थर्ड नंबर हम लोग लेने जा रहे हैं। थर्ड नंबर टाइप क्या है, थर्मोप्लास्टिक, उष्मीय प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और उष्मीय प्लास्टिक को समझते हैं कि क्या होता है। इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए, तो उष्मीय प्लास्टिक क्या है, थर्मोप्लास्टिक वैसा बहुलक जिसके चेन में अंतराण्विक बल इलास्टोमर तथा फाइबर में उपस्थित बलों का मध्यवर्ती होता है। मध्यवर्ती मतलब बीच में, मतलब इलास्टोमर में हम लोग देख रहे थे कमजोर और फाइबर में देख रहे थे मजबूत। तो इलास्टोमर और फाइबर के बीच के बल रहे, मतलब इलास्टोमर से ज्यादा और फाइबर से कम अंतराण्विक बल रहे, उसी को मध्यवर्ती बोलते हैं। मध्यवर्ती मतलब बीच में। तो इलास्टोमर से ज्यादा, इलास्टोमर और फाइबर के बीच बल वाला जो बहुलक रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। फिर से ध्यान दीजिएगा, तो इलास्टोमर में सबसे कमजोर, फाइबर में मजबूत, और ये दोनों के बीच के बल वाला बहुलक क्या कहलाया, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक का सबसे मेन विशेषता क्या है, ये आप जानिए, डिटेल से समझिए। तो थर्मोप्लास्टिक वाला बहुलक को हम लोग बार बार, देखिए कोई भी पदार्थ को जब गर्म करते तो मुलायम होता है और ठंडा करते तो कठोर होता है। ये तो सब सिंपल कंसेप्ट है, सब जानते होंगे। कोई भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो पिघल के मुलायम होता है, और उसी को जब ठंडा कर देंगे तो वो कठोर, जम कर कठोर हो जाता है। ठंडा करने पर जम कर कठोर बन जाता है, अब गर्म करने पर पिघल कर मुलायम हो जाता है। चलिए अब ये कंसेप्ट को समझते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है, इसको बार बार गर्म करके मुलायम और ठंडा करके कठोर बना के नया नया रूप में या नया नया आकृति में या नया नया ढांचा में ढाल सकते हैं बहुत बार। मतलब जैसे कोई भी थर्मोप्लास्टिक का बाल्टी है, टूट गया, उसको फिर से पिघला कर कंपनी क्या करता है, नया प्लास्टिक बना देता है। तो मतलब उसको बार बार पिघला कर नया रूप दिया जा सकता है। किसको, थर्मोप्लास्टिक को बार बार गर्म करके नया रूपों में ढाला जा सकता है, लेकिन वही थर्मोसेटिंग रहेगा, तो इसको बार बार हम लोग नया रूप में ढाल नहीं सकते। चलिए देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है पॉलीथीन और पॉलीस्टायरीन। पॉलीथीन आप लोग देखते होंगे, सब्जी मंडी से सब्जी लाने के लिए जो प्लास्टिक थैला का प्रयोग करते हैं वही पॉलीथीन हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्मोसेटिंग, उष्मा दृढ़ बहुलक। तो वैसा बहुलक जो अपेक्षाकृत निम्न आणविक द्रव्यमान के सेमी फ्लूइड बहुलक से संश्लेषित किए जाते हैं। क्या हम लोग देखें, वैसा बहुलक जो अपेक्षाकृत निम्न आणविक द्रव्यमान के सेमी फ्लूइड बहुलक से संश्लेषित किए जाते हैं। इसमें केवल एक बार गर्म करके मुलायम एवं ठंडा करके अस्थायी कठोर आकृति में ढाला जाता है, बार बार नहीं, एक बार गर्म। इस उष्मा दृढ़ जो होता है, एक बार जो ढांचा में बन गया है उसको अब हम लोग गर्म करके मुलायम नहीं कर सकते हैं। मतलब एकदम उष्मा दृढ़ प्लास्टिक है, कठोर है, उस प्लास्टिक को पिघलाया नहीं जा सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे उष्मा दृढ़ प्लास्टिक। जैसे आप, इसका एग्जांपल होता है बेकेलाइट।
बेकेलाइट क्या है? आप लोग कुकर का हैंडल देखते होंगे, कुकर देखे होंगे, चावल बनता है, सीटी जो मारती है तो वो कुकर का जो पीछे बैक साइड ब्लैक कलर का जो हैंडल लगा हुआ रहता है प्लास्टिक का, वो कैसा, वो प्लास्टिक पिघलता नहीं है। कुकर में आप कितना देर चढ़ा दीजिए खाना बनने के लिए, वो प्लास्टिक गर्म होकर पिघलता नहीं है। तो कैसा प्लास्टिक होता है? उष्मा दृढ़ प्लास्टिक। तो उष्मा दृढ़ प्लास्टिक को गर्म करने पर वो मुलायम या पिघलता नहीं है। तो ये हमारा कंसेप्ट था किस आधार पे? आणविक बल के आधार पर। तो आणविक बल के आधार पर हम लोग 4 प्रकार के बहुलक देखे, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। तो आज हमारा ये बहुलक का प्रकार कितने आधार पर बांटा गया है, तो टोटल बहुलक का प्रकार खत्म हुआ। नेक्स्ट दिन जो एग्जाम में बहुलक आते हैं, जैसे पॉलीथीन का पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे, पॉलीविनाइल का करेंगे, नायलॉन 6 का क्या, नायलॉन 6 का करेंगे, नायलॉन 6 ब्यूनायन प्लस सिंगल बहुलक का पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो नेक्स्ट दिन मैं बहुलक का मेन टाइप लेकर आऊँगा। आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।